गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है सब। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। इसके लेंथ देख के मत जाना, डर मत जाना। ये क्या मैम, ये क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज लेके आ गए हैं क्या? जितना ज्यादा लेंथी उतना ज्यादा इजी, लेंथ पे मत जाना। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो टाइम बगैर वेस्ट किए सीधा अटैक करते हैं क्वेश्चंस पे। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता देना। आई एम फाइन, ऑल ओके, ऑल गुड। खुश रहिए सुमित। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लोज टेस्ट है, सीधा क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। लेंथ पे मत जाइएगा मैम ये क्या लेके आ गए हो। जितना ज्यादा लेंथी होता है उतनी ज्यादा इजी होता है। ओके, अच्छे से पढ़िए। पहला वाला ब्लैंक यहाँ पे है, दूसरा वाला आप पहले पढ़ोगे, आप पहले आंसर दोगे, उसके बाद फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। 5 ब्लैंक्स के लिए इतना लेंदी पैराग्राफ। आपको छोटे पैराग्राफ्स, लेंदी पैसेजेस दोनों का प्रैक्टिस करना है ना। चलो शुरू करो, साइड हो जाती हूँ। साइड हो जा रही हूँ, आराम से बनाइए, ये सोच के कि आज तो मैम को खुश कर देना है 5 में 5 लाके। बन जाएगा तो डन बोलिएगा। आंसर अपने पास ही रखिए, जब मैं पूछूंगी तब बताइएगा। पहला वाला हो गया, दूसरा ये तो हो गया है, इसका ब्लैंक।
नेक्स्ट, तीसरा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट। फोर्थ वाला तो यहाँ पे था और फिफ्थ वाला यहाँ। डन हो गया। चलो अब हम लोग अपना आंसर शुरू करते हैं। आप अपना आंसर दोगे, बाद में मैं समझाऊंगी। पहला का आंसर, पहला का आंसर, द वर्ल्ड इज अंडर गोइंग रैपिड चेंजेस। अंडर ग्रो करना मतलब किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और खास करके चेंजेस किस में हो रहा है? नॉलेज के क्षेत्र में। पहला वाला का आंसर, पहला वाला का आंसर विल बी भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है। ओके, हैव भी आ रहा है, हैव भी आ रहा है, विल भी आ रहा है। हैव कहाँ से आ गया? हैव तो है ही नहीं ऑप्शन में। आर आ रहा है, आर, आर आ रहा है, विल भी आ रहा है, बट आंसर बता रही हूँ। आंसर पहले आप अपना आंसर बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का, वी मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड्स। थर्ड वाले का सिर्फ पैसेज लेंदी है, बट ऑप्शन अच्छा है। इमरजेंस, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला फ्रेजल वर्ब है, कॉल वाला फ्रेजल वर्ब। और फिफ्थ वाला कमांड करना, एक्सटॉर्ट करना। एक्सटॉर्ट वगैरह तो कितनी बार आपको बताया है। कमांड करना, आप बोलोगे मैम हमारा वर्ड पावर, अभी तक जितना आपने समुद्र मंथन का
शुरू समुद्र मंथन का आपने 15, 20, 30 क्लास भी किया होगा ना, आपका काम हो जाएगा। आंसर क्या है? ग्रोइंग डिमांड है। चलिए फटाफट स्कोर बताइए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ बच्चे हैं कि मैम हम हिंदी नहीं कर पाते हैं। वैसे हिंदी की ऐसी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हिंदी करते हैं। डिमांड, हाँ, 5 में 4 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 4 आया है 3 आया है, 4 आया है, 5 में 5 भी आया है, 3 2। अरे इतना भी खतरनाक थोड़ी था कि 3 2 लाना है, इतना भी खतरनाक थोड़ी था। 4 आया है, 2 आया है, 3 तो बहुतों का आया है, 3 4 बहुतों का आया है। चलिए नितेश 4 आया है, तेजी से कमेंट जा रहा है। चलो करते हैं। अब देखो लैंग्वेज इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। द वर्ल्ड इज अंडर गोइंग, पहले तो देख लो वर्ल्ड एक बहुत, वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, खास करके नॉलेज के क्षेत्र में। ठीक है, अब हिंदी मत चले जाना। लैंडस्केप, ये जो स्केप है, स्पेक्ट्रम, दायरा, ये सब की हिंदी करने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ ना। वर्ल्ड बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है, और ये चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? नॉलेज के क्षेत्र में हो रहा है, विथ वेरियस ड्रामेटिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। एडवांस का मतलब है प्रोग्रेस। बहुत सारे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे कि डेटा राइज हो रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। इस वजह से विथ मेनी अनस्किल्ड जॉब्स वर्ल्ड वाइड में बी टेकन ओवर। थोड़ा जब भी आप पैसेज पढ़ते हो ना, जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो और थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड वाला आ गया, जैसे ये जो है ना, ये ग्रामर बेस्ड था। ठीक है, देखो ये वाला जो ब्लैंक है ना, ये भी ग्रामर बेस्ड है। चलो थोड़ा बहुत वोकैब भी है, तो मैक्सिमम में देख रहे, हाँ ये वोकैब बेस्ड है, ये पूरी तरह से वोकैब बेस्ड वाला ब्लैंक है। और ये तो फ्रेजल वर्ब हो गया, और नेक्स्ट वाला भी वोकैब बेस्ड है। तो थोड़ा सा जब भी आप पैसेज पढ़ते हो तो थोड़ा सेंटेंस को ध्यान रखो, आगे पीछे के सेंटेंस का टेंस वगैरह क्या है, आगे पीछे के थोड़े सेंटेंस के टेंस को देखो। ओके, यहाँ पे ना द वर्ल्ड इज अंडर गोइंग, वर्ल्ड यहाँ तो प्रेजेंट जा रहा, पहला वाला, वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और ये बोल रहा है ना कि ये आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस के आ जाने से बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे लोगों का काम मशीन ले लेगा। अभी लिया नहीं है, ले लेगा। देखो मे बी टेकन है, मे बी टेकन, ओके, मे बी टेकन। तो बोल रहे मशीन के आने से ना बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर में जा रहा है, मे बी टेकन ओवर। अभी लिया नहीं गया है, मशीन्स के द्वारा लोगों का जॉब ले लिया जाएगा। while the need for skilled labor force, particularly mathematics, computer science and data science in conjunction with, मतलब in relation with, in addition with multidisciplinary abilities across the sciences, social and humanities dash increasingly in demand। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ हमें वर्ब चाहिए, और हमें अपना वर्ब किसके लिए लगाना है? वर्ब किसके लिए लगाना है? हम जो वर्ब लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे बोलो? हमें अपना वर्ब लगाना है किसके लिए? देखो यहाँ पे लिखा है ना इन कंजंक्शन विथ, इन कंजंक्शन विथ मतलब इन एडिशन विथ, इन एडिशन टू। तो हम जब भी एज वेल एज से सेंटेंस जुड़ा है ना, तो पहला वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, डेटा भी है। तो यहाँ पे हमें प्लूरल चाहिए। ठीक है, हमें प्लूरल चाहिए, इस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्लूरल चाहिए, इस तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आर लगा देते हैं, आर प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आर प्रेजेंट टेंस है और ये फ्यूचर है। और यहाँ पे देखो शुड बी इन ग्रेटर डिमांड, शुड भी तो एडवाइस के सेंस में जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर साइंस का डिमांड होना ही चाहिए, एडवाइस का सेंस नहीं जा रहा है। और सेंटेंस हमारा फ्यूचर में जा रहा है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा है नहीं। तो आंसर इज विल बी, विल बी। ठीक है, विल बी होगा कि मतलब ऐसा होने से ना ये सारे सब्जेक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा।
ओके आज के डेट में आप देख रहे हो, एक जमाने में ना साइंस सब्जेक्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, अब आज के डेट में ह्यूमैनिटीज हॉट केक बन गया। ह्यूमैनिटीज में आर्ट सब्जेक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो ये बोल रहे हैं कि इन ये सब के साथ जॉब्स मशीन्स के द्वारा जॉब ले लिया जाएगा। ये सब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है ना, उसकी वजह से बहुत सारे चीज़ें डिमांड में आ जाएगी। और दूसरा देखो, और दूसरा बोल रहे हैं नीड फॉर अलग स्किल पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स एंड इतना ओके। और आर नहीं होगा वहां, यस। दूसरा विल बी होगा तो V1 आना चाहिए था ना, कहाँ पे विल बी इन डिमांड, V1 कहाँ से तो आया ही है ना, विल बी इन डिमांड में होगा तो B1 तो आया ही है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आया है, ठीक है। और फिर आगे बोल रहे हैं विथ क्लाइमेट चेंज के साथ, पोल्यूशन के साथ, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीट होने के साथ साथ देयर विल बी, ऐसा होगा। अब देखो ऐसा है नहीं, ऐसा होगा, पूरे सेंटेंस में ना इसके आने से ऐसा होगा, तो पूरा सेंटेंस आगे जाके देखो फ्यूचर में जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ भी विल है, तो ऐसा होगा, देयर विल बी, मतलब टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ साथ ऐसा होगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, ये बोल रहे देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी डैश द वर्ल्ड्स डैश। तो देखो हम वाटर के नीड को, एनर्जी के नीड को, वाटर के नीड को कैसे फुलफिल करते हैं, एक मिनट। ओके तो नीड को क्या करते हैं हम, अपनी जरूरतों की क्या करते हैं, पानी, खाना और फूड की जरूरतों को, साफ सफाई की जरूरतों को पूर्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा वी मीट द नीड्स, जरूरतों को या तो फुलफिल करते हैं, वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, या वी फुलफिल द नीड्स, जरूरतों की पूर्ति होती है, हैड नहीं होगा, सेंटेंस तो पास में जा रहे हैं। तो ये देखो नीड्स, ओके, सैनिटेशन, पानी एंड नीड्स को मीट करना है, पूर्ति करना है। वी हैव द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड्स नहीं होगा, वी डोंट हैव नीड्स, हमें जरूरतों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा, वी सी हम देख थोड़ी रहे, हमें देखना होगा कि हाउ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी डैश, जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, देखो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज की कमी हो रही है, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा ना, पानी और फूड की जरूरतों की पूर्ति कैसे करेंगे, मीट ओके, मीट। और तीसरा वाला फिर ये बोल रहे हैं ना द ग्रोइंग डैश ऑफ एपिडेमिक्स, ये जो महामारी और पैंडेमिक्स, ओके, ये सब जो ग्रो कर रहा है, द ग्रोइंग डैश, वेन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का डिक्रीज होना, तो एक जगह बोलोगे कि इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, और ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं, ये नहीं होगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ना एंड करना, एक तो डिसोल्यूट होता है, एक डिसोल्यूट का मतलब होता है करप्ट, और एक डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड होना। एक तो आप बोल रहे हो कि ग्रो कर रहा है और एंड भी हो रहा है, और द ग्रोइंग नीड ऑफ वैसे ग्रोइंग के साथ नीड भी होता है, ओके, ग्रोइंग नीड मतलब किसी चीज की जरूरत बढ़ रही है, बट महामारी और एपिडेमिक की जरूरत कभी बढ़ती नहीं है। द ग्रोइंग इमर्जेंस, इमर्ज होना मतलब जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ओके, जो सब अपीयर हो रहा है, जिस तेजी से महामारी एंड वो सब फैल रहा है, उसके लिए तो रिसर्च की जरूरत है इस महामारी से लड़ने के लिए। विल ऑल्सो डैश अ रिसर्च, कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में करवाया है, समन फॉर हेल्प, तो रिसर्च के लिए बुलावा थोड़ी भेजोगे। कॉल आउट का मतलब होता है चिल्ला कर बुलाना, लाउड वॉइस में चिल्लाना, ठीक है। और कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, मैंने आपको कॉल फॉर करवाया ना, कॉल फॉर का मतलब है रिक्वायर्स, डिमांड्स, तो जिस हिसाब से महामारी वगैरह दिख रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरत है रिसर्च की जाए इन सारे डिजीजेस को लेके, तो कॉल फॉर। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ ग्रोइंग डैश फॉर ह्यूमैनिटीज, ठीक है। ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट सब्जेक्ट, समय के साथ साथ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है,
देयर विल बी ए ग्रोइंग, कमांड नहीं होगा, कमांड का मतलब तो ऑर्डर करना, एक्सटॉर्ट का मतलब है ना डराना धमकाना, थ्रेटन करना, देयर विल बी ए ग्रोइंग डिमांड, क्लेम का मतलब है दावा करना, तो इजी है, क्या है, नहीं नहीं, ग्रोइंग और इमर्जेंस एक जैसा नहीं है। ग्रोइंग का मतलब होता है ना कोई भी चीज का तेजी से बढ़ना, और इमर्ज का दो मतलब होता है, एक तो इमर्ज करना मतलब ग्रो भी होता है, और एक बताया भी था मैंने कि एक बार मैं आपके बैच में ही बता रही थी, ये जो इमर्ज वर्ड है ना इसका बड़ा अच्छा अच्छा मीनिंग है। एक तो इमर्ज होना मतलब कोई भी चीज अपीयर होना, कोई भी चीज स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है, और एक इमर्ज करना तो ग्रो करना होता है। तो ये बोल रहे हैं द ग्रोइंग अपीयरेंस, मतलब स्पष्ट रूप से जो ये तेजी से एपिडेमिक्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। ग्रोइंग का, यहाँ ग्रोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच ना इमर्जेंस नाउन है, और यहाँ ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव 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 है। हाँ, कौन है जिसको जो डिमांड कर रहा है, द ग्रोइंग डिमांड, लोगों की तरफ से डिमांड आ रहा है कि बहुत ज्यादा महामारी हो ताकि हमारी छुट्टी हो जाए, हमारा एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए। कौन है जो द ग्रोइंग डिमांड ऑफ, ओके, डिमांड नहीं होगा। ग्रोइंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इमर्ज करना, इमर्ज करना मतलब अपीयर, कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखना। क्या है आगे बढ़, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इमर्ज का बहुत सारा मतलब होता है, एक इमर्जेंस का मतलब ओरिजिन भी होता है, स्रोत। एक इमर्जेंस, इमर्ज करना मतलब कोई भी चीज ग्रो करना, डेवलप होना। फोर्थ वाला बता दीजिए, फोर्थ वाला सारा खेल फ्रेजल वर्ब का था। ओके, कॉल ऑफ करना मतलब पोस्टपोन करना, तो महामारी से लड़ने के लिए रिसर्च को पोस्टपोन थोड़ी करना है, रिसर्च को समन करना, कॉल इन करना मतलब किसी को हेल्प के लिए बुलाना, और ये तो चिल्ला कर बुलाना, कॉल फॉर मतलब रिक्वायर्स, ठीक है। फोर्थ वाला बार बार समझाने के लिए इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। कौन सा बोल रहे हो, फर्स्ट वाला में पूछ रहे हो, देख रही हूं मैं, देख रही हूँ फर्स्ट। मैम, द नीड फॉर अ स्किल्ड लेबर फोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, ये हाँ, चलो नीड के लिए आएगा, चलो ठीक है, बाद में प्रेपोजिशन है, नीड के लिए भी आएगा ना, नीड के लिए भी आएगा, फिर भी इज नहीं लगाओगे, क्योंकि पूरा सेंटेंस ना ऐसा होगा तो आगे जैसा, आगे जाके ऐसा होगा। ओके ओके, देख लिया कुलदीप, देख लिया, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है, द नीड फॉर, ओके, इज इंक्रीजिंगली इन डिमांड, ठीक है, मैं समझ गई आपका कहाँ पे, क्योंकि बीच में ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट है, और वो हमारा सब्जेक्ट तो ये है ना, तो नीड के लिए भी लगा है, तो आप बोलोगे कि मैम नीड के लिए लगा है, सिंगुलर लगा देते हैं, फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके ऐसा होगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा लेंदी का भी प्रैक्टिस करना है, डरना नहीं है। ओके, ये पैसेज है, पहले पैसेज कर लेते हैं, फिर PQRS करेंगे, फिर वो कैप करेंगे। एक कॉल ऑफ का मतलब होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी होता है। ओके, कॉल ऑफ ड्यूटी वाला भी करवाया, और एक कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल भी होता है, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन होता है। चलो, अच्छा लगा फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हो। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दिखा देती हूँ। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, जिन बच्चों को टोन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, ठीक है, मैम कैसे पहचाने कि पैसेज का टोन क्या होता है, पैसेज का स्टाइल क्या होता है, पैसेज में कैसे टाइटल डिसाइड करते हैं, पैसेज का कैसे थीम और इन्फरेंस निकालते हैं, इसका वीडियो मैंने इस बैच के में डाल दिया है, ठीक है। इसको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, वही वाला वीडियो मैंने इस बैच में डाल दिया है कि टोन क्या होता है। टोन क्या होता है, ठीक है, ये सब स्टाइल कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, देख लीजिएगा। ओके, वीडियो देख लीजिएगा। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ओके, पैसेज का टोन क्या है,
पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का थीम का मतलब होता है मेन सारांश। व्हाट इज द सब्सटेंस, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। ये सब क्वेश्चंस में आप लोग रॉन्ग करते हो। थीम में, टाइटल में, टोन में, ये सब का वीडियो एक बार पहले देख लो। ओके, एक बार देख लोगे, क्योंकि हर टाइम समझाना पॉसिबल नहीं है। हर दिन बच्चे हमारे जुड़ते रहते हैं, कितनी बार समझाया जाए। पहला आपको क्या करना है, टोन पहचानना है। दूसरा थीम पहचानना है। तीसरा, व्हाट डज द पैसेज डिस्क्राइब, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ। देख लेना है कि ये ब्लैक डेथ का मतलब पैसेज में क्या है, और इस ब्लैक डेथ को किस तरह से पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है। चौथा, एरिया ऑफ लैंड अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट, इसका आपको सिनोनिम बताना है, इसका मतलब क्या है। और चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ। ये जो ब्लैक डेथ है, क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी, कहाँ से निकल के आया हो। चलो, क्वेश्चंस आपको मैंने पहले दिखा दिया है। ओके, काइंडली टाइटल और वो सब में रॉन्ग मत करिएगा, पढ़िए इसको। मैंने A to Z वोकैब कर लिया है सारा। वोकैब बन जाएगा क्या मैम? बिल्कुल बन जाएगा। A to Z कर लिया है तो आपका सारा वोकैब बन जाएगा। याद भी रखना है, रीडिंग नहीं लगाना है। चलो आंसर पढ़ो पहले इसको। इसको ले जाओ, दो लेना इसको विम से। पहले आप पढ़ो, फिर मैं इसको समझाऊंगी। सब बच्चे बोलेंगे स्लाइड बदलने के लिए, फटाफट मैं बदल दूंगी। अरे साहब, कार्तिक, नॉट टू वरी।
हम सीडीएस पोस्टपोन नहीं होगा, आज नोटिस आया है। सीडीएस को पोस्टपोन होना होता है ना, पहले ही कर दिया होता। ओके, 10-12 दिन पहले थोड़ी वो करेंगे, सीडीएस होगा। कुछ सीडीएस पोस्टपोन का वेट कर रहे थे, होना होता तो पहले ही पता चल गया होता। ओके, इसको मैं आराम से आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले मुझे देखना है ना कि आप लोगों को कितना समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आपका आंसर ले लूं। अच्छा, क्या लग रहा है ये ब्लैक डेथ? क्या लग रहा है पढ़ने के बाद? क्या लगा? सबका मतलब बताऊंगी मैं। ब्लैक डेथ क्या लग रहा है? मतलब ये क्या लग रहा है? कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है कि ये काले रंग का डेथ, ऐसा कुछ लग रहा है। ब्लैक कलर का डेथ है, वैसे तो डेथ ग्रीन रेड येलो होता है, पिंक कलर का, बट ये वाला डेथ ब्लैक कलर का है। लैंग्वेज हार्ड नहीं है उतना। ये पैंडेमिक है, जैसे कोविड महामारी। कोविड एक महामारी थी, ये भी एक पैंडेमिक है। ठीक है, पैंडेमिक, पैन का मतलब होता है पूरे, पूरे वर्ल्ड में सबको इफेक्ट किया ब्लैक डेथ ने, महामारी के लिए। ठीक है, महामारी के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में। ओके, ब्लैक डेथ, इट्स अ पैंडेमिक। और यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है आपको, ये सबसे डेडलीस्ट घातक महामारी था एवर, कोविड से भी ज्यादा घातक था, ऐसा बताया इन्होंने। ओके, तो पता चल गया ना, इस महामारी के बारे में पूरा बताया गया है। ओके, क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे, उसी के बारे में बताया गया। इतना तो पता चल गया है ना, कोई पर्सन वगैरह नहीं है। चलो मुझे बताओ, पहला वाला, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर? ऑथर ने जो भी इस महामारी के बारे में पैसेज में बता रहे हैं, उनका टोन आपको क्या लग रहा है? टोन वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ओके, ऐसे तो मैंने वीडियो इस बैच में भी डाल दिया है, अगर नहीं मिलेगा ना, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाना, पैसेज का टोन, टाइटल, इसका मैंने 3-4 क्लासेस लगातार लिया था और इसको कंबाइन कर दिया, मैराथन बना दिया। मैराथन वाला देख। स्टूडेंट्स का कहना है मैम टोन ऑफ द पैसेज इज एक्सप्लेनेटरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझाऊंगी इसको। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स रॉन्ग करेंगे। ओके, मेरे स्टूडेंट्स रॉन्ग करेंगे। देखो, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? थीम का मतलब होता है ना मुख्यतः, मेन पैसेज किस बारे में है, मतलब पैसेज का यहाँ पे क्या डील किया गया है। मतलब पैसेज में डील तो ब्लैक डेथ के बारे में किया गया। ब्लैक डेथ आपका एक महामारी है, ठीक है, पैंडेमिक है, बट इस पैंडेमिक का कौन सा पहलू डील किया गया है? ओके, मतलब मुख्यतः मेन पैसेज में भर भर के किस चीज के बारे में बताया गया है? हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का इफेक्ट और ब्लैक डेथ का पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब होता है ना डेंजर, पिटफॉल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। तो बता दो। और मैंने आपको बोला भी है कि पैसेज का जो थीम होता है ना, या तो पहला पैरा मतलब पैसेज के शुरू के लाइंस में मिलता है, या तो पैसेज के लास्ट के लाइंस में मिलता है। क्योंकि आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो चीज, जैसे मुझे कोई स्पीच देने के लिए बुलाया गया, तो मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगी, मैं शुरू के लाइंस में बताऊंगी ना, शुरू के लाइंस में बताऊंगी ये हो रहा है और इसी के बारे में मैं इलेबोरेट डिटेल में अभी बात कहने वाली हूँ। तो शुरू के लाइंस में हम बताते हैं कि हमारा जो स्पीच है ना, उसका थीम क्या है, हम किस टाइटल पे बोलने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लो, बच्चे हमारे बोल रहे हैं खतरा ऑफ ब्लैक डेथ, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ। हमारा कंफ्यूजन बच्चों का ना हिस्ट्री है, इम्पैक्ट भी हो सकता है मैम, हिस्ट्री भी हो सकता है, आपको लगेगा सब हो सकता है। ब्लैक डेथ का क्या असर पड़ा? असर में ना, इम्पैक्ट में, असर में गुड भी होता है, असर में बैड भी होता है। अगर हिस्ट्री देखा जाए, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ, हिस्ट्री में सब आ जाता है। ये ब्लैक डेथ कहाँ से निकला, कहाँ से हिस्ट्री, इसका ओरिजिन कहाँ से था, ठीक है, मतलब ये कहाँ से आया, फिर ब्लैक डेथ कहाँ से आया, कितने लोगों को इफेक्ट किया, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हिस्ट्री में पूरा ब्लैक डेथ का इतिहास आ जाता है। लेकिन पूरे पैसेज में ना, हिस्ट्री में,
हिस्ट्री हो सकता था, बट हिस्ट्री में भी ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट और वो सब की बात नहीं की गई है। ओरिजिन पूरा कि ये ब्लैक डेथ आया कहाँ से, इसका ओरिजिन। थर्ड होगा, बताऊंगी क्यों। क्योंकि पैसेज को देखो, पूरे पैसेज में ना उसके ओरिजिन की बात की गई, आखिर ये आया कहाँ से। देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन डेट वेयर, वेयर मतलब कहाँ और कब ये आया, कहाँ और कब ये आया, इसका ओरिजिन की बात की गई है, सब जगह ओरिजिन की बात की गई है। और आगे जाके देखो यहाँ भी, द आइडिया दैट ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ये रफली स्पीकिंग, मतलब सब अपना अपना अलग अलग बोल रहे हैं कि कहाँ से आया, कब आया, ऐसा ओरिजिन की बात हो रही है। ओरिजिन ये कंफ्यूज करने वाला था, एक बार मैं इसको अच्छे से बताऊंगी। तो थोड़ा सा टाइटल और थीम पे समय ध्यान देखना, आपको लगेगा सब होगा, लेकिन पूरे पैसेज में ना उसके ओरिजिन, सेंटेंस के शुरू के लाइंस में ही पैसेज के ओरिजिन की बात की गई। व्हाट डज द पैसेज, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ। पैसेज के अनुसार, अपना दिमाग मत लगाना, पैसेज के अनुसार ब्लैक डेथ क्या है। अरे रॉन्ग हो जा रहा है तो क्या है, सीखने आए हो ना। रॉन्ग हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, पता नहीं जान दे देंगे। पैसेज ब्लैक डेथ को क्या माना है, द वर्स्ट स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड हिस्ट्री। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये ह्यूमन के द्वारा ट्रेजेडी वाला है। द स्पेसिमेन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, कोई चीज का। ह्यूमन स्पेसिमेन मतलब कोई सैंपल, कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल किसी चीज का। हाँ, द फर्स्ट वेव ऑफ सेकेंड प्ले, ये तो पहले ही लाइन में दिया। अब जल्दी से बता दो कि इस वर्ड का मतलब क्या है। मतलब ये सेंटेंस है, एरिया ऑफ लैंड जो किसी के ज्यूरिसडिक्शन में है, ओके, किसी रूलर के अंडर में हो या किसी स्टेट के अंडर में हो, उसको क्या बोलते हैं। ये तो बड़ा इजी है, जिसका रॉन्ग होगा ना उसको 4 दिन तक खाना नहीं खाना है, अगर ये क्वेश्चन का रॉन्ग हो जाएगा। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, कोई भी मिस्ट्री है, पॉपुलेशन भी नहीं होगा। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, ओके। कंटेम्परेरी का मतलब होता है ना एक ही समय के लोग, अकबर बीरबल जो एक ही समय में थे। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र या राज्य, टेरिटरी किसी के अंडर में, किसी के ज्यूरिसडिक्शन में, जिसके कंट्रोल में, अंडर में। किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लगता है कि ये जो ब्लैक डेथ का पॉसिबल ओरिजिन कहाँ पे। ये ब्लैक डेथ कजाकिस्तान से आया है, इंडिया से आया है, मंगोलिया से आया, चाइना से आया, क्या लगा। पता नहीं, कोई कुछ लिंक शेयर कर रहा है, बेवकूफ को पता भी नहीं है, यहाँ कोई लिंक काम नहीं करेगा। अगर मैं अपनी तरफ से लिंक दूंगी ना तो वही वाला काम करेगा, आपके साइड से कोई लिंक काम नहीं करने वाला। किसी के ज्यूरिसडिक्शन में, किसी के पावर में, किसी के अथॉरिटी में, किसी के अंडर में। हाँ, तो इंडिया में आया है, कहाँ पे था, चाइना। अपने मन से नहीं लगा देना कि दुनिया का सारा पैंडेमिक चाइना से ही आता है। पैसेज के अनुसार बताना है, कजाकिस्तान में। यहाँ पे दिया है, चाइना में कहा। अच्छा, the black death, the idea originated in the east, the idea that the black death, लोगों का ये मानना कि ये जो ब्लैक डेथ, ये तो रफली स्पीकिंग है ना, ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज ओवरलैपिंग सेंट्रल एशिया, मंगोलिया एंड चाइना। अगर अगर आपको लग रहा है ना
कहाँ चला गया? अगर आपको लग रहा है कि मैम आंसर चाइना, मतलब अगर वो वाले लाइन को देखते हैं ना, तो वहां पे तो मंगोलिया भी था और चाइना दोनों का जिक्र था। जब आपको लग रहा है कि चाइना होगा तो वहां तो मंगोलिया का भी जिक्र था, इसका मतलब है दोनों में से कुछ नहीं है। करुणा समझ लिया है? तो चलो स्कोर बता दो, तब तक मैं पैसेज को समझा देती हूँ। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात नहीं है, ये रियली में, इसमें बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये रियली में द क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब ये प्रश्न की कहां और कैसे ये जो ब्लैक डेथ आया। तो आप बोलोगे मैम ब्लैक डेथ क्या होता है? पैसेज पढ़ के पता चल जाएगा कि ये बहुत खतरनाक पेंडेमिक, आज तक का सबसे खतरनाक पेंडेमिक था ब्लैक डेथ। आपने पढ़ा भी होगा। ओरिजिनेटेड इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज। ये एक रहस्य है कि आखिर ये कहां से आया। ठीक है, आगे जाके ना कजाकिस्तान का थोड़ा सा बताया यहाँ, ठीक है ना, कि ये अभी भी एक रहस्य है कि आखिर ये कहां से आया। आफ्टर ऑल ये जो ब्लैक डेथ है ना, was the first wave of the second plague pandemic। ये जो सेकेंड प्लेग जो आया था ना, उसके फर्स्ट वेव में इसको ये नाम दिया गया था। ऑफ द 14th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी, इन्होंने 50 से 60% पॉपुलेशन को यूरोप में खत्म कर दिया, मिडिल ईस्ट में भी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में भी, एंड एन अनकाउंटेबल नंबर, ओके, अनअकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं है, अनअकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब इसकी तो जवाबदेही नहीं है, कितने अनगिनत लोगों को सेंट्रल एशिया में भी किल किया। ओके मैम, पहली बार आया है, अंदर से आवाज आ रही है, 5 में 5 आया है। अच्छा, पार्टी कर लेना। ओके, 5 में 5 आया है। डिफरेंट प्रपोजल्स बेस्ड ऑन कंपीटिंग, बहुत सारे थ्योरीज पे अलग अलग थ्योरीज सामने लाया गया है कि आखिर ये कहां से आया। ठीक है, आखिर ये कहां से आया। बट 2017 में आई मतलब जो स्पीकर है, केम अक्रॉस सम रिकॉर्ड्स, उसने कुछ रिकॉर्ड्स में देखा, डिस्क्राइबिंग एन इंट्रीगिंग मेडिवियल सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, इस जगह पे कारादिजगाच में वैली है नॉर्दर्न कजाकिस्तान में, विच सस्पेक्टेड में होल्ड द की का मतलब होता है ना, मतलब आपको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड्स के आधार पे ये हमें पता चला ना कि ये यहीं पे आया है, यहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि और थोड़ा सा दिमाग लगाते कि मैम चाइना और मंगोलिया वाला क्यों नहीं माना, क्योंकि चाइना और मंगोलिया में भी तो शक था कि वहां से आए, तो अगर चाइना हो सकता था तो मंगोलिया भी तो हो सकता था, लेकिन दोनों नहीं होगा। यहाँ की बात हो रही है एज पार्ट ऑफ अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम कोलेड बाय मारिया, कोई टीम की बात कर रहे हैं जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि कहाँ से ये पैंडेमिक आया। तो मैं मारिया जो हमारे टीम थे, ओके, उनका मैं हिस्सा था, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सब रिसर्च हो रहा था। वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड सेवरल स्पेसिमेंट्स, बहुत सारे स्पेसिमेंट्स उन्होंने लिया है इंडिविजुअल से, बरीड एट दैट साइट, मतलब जो लोग मारे गए हैं, जिनको कब्र में गाड़ दिया गया था ना, उनके अंदर से स्पेसिमेन निकाल के ये सब रिसर्च करके पता कर रहे हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, एंड कम अप विद एन आंसर। उनको आंसर मिला कि ये यहीं से शुरू हुआ। ओके, इंट्रीगिंग का मतलब होता है ना, देखो इंट्रीग का बहुत सारा मतलब होता है। एक इंट्रीग का मतलब होता है किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और एक इंट्रीग का मतलब होता है ना समथिंग इंट्रीग कर रहा है, इंटरेस्टिंग, मैंने बताया है, इंटरेस्टिंग मेडिवियल। एक इंट्रीगिंग का मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है, ओके, जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, वेरी, ये सब सिमिट्री से उन्हें ये सब चीज मिला है। और फिर इन्होंने बताया द आइडिया दैट ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज, roughly speaking dates back to the contemporaries of pandemic in Europe। ओके, वहां जो उस समय के जो कंटेम्प्रेरी थे ना, उनका कहना था कि ये है, एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, और उस समय जो यूरोप में उस समय जब ये आया था, तो उस समय के लोग का कहना है कि ये चाइना और मंगोलिया से आया है। ठीक है, तो चाइना आंसर नहीं होगा, चाइना हो सकता तो मंगोलिया भी हो सकता था। वो तो ये तो रफली स्पीकिंग है, ओके, रफली स्पीकिंग ऐसे बोल रहे हैं, बट वो तो रिसर्च करके बोल रहे हैं ना। ओके, उन्होंने स्पेसिमेन के बेस पे, कजाकिस्तान है, और द मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज ओरिजिन थ्योरी डेट्स बैक। डेट्स बैक का मतलब क्या है? ओरिजिन। डेट्स बैक का मतलब इसका ओरिजिन क्यों होगा? डेट्स बैक का मतलब यहाँ भी है ओरिजिन, फिर यहाँ भी है ओरिजिन। तो आप पूरे पैसेज पढ़ रहे हो ना, सब लगे हुए हैं कि ब्लैक डेथ से क्या क्या नुकसान हुआ उसका नहीं, कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुआ। इसका मतलब है ब्लैक डेथ के ओरिजिन से रिलेटेड ही पूरी बातें पैसेज में कही गई है। ठीक है, ओरिजिन, डेट्स बैक का ओरिजिन।
और पैसेज कोई ह्यूमरस नहीं है। ह्यूमरस का मतलब है कॉमिकल, कुछ हंसी वाला तो नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब है अनौपचारिक। ये तो एक फॉर्मल पैसेज है। फॉर्मल मतलब सीरियस बात कही गई है, ये तो है नहीं। और निराशावादी भी नहीं है, ठीक है। निराशावादी भी नहीं है कि अरे दुनिया खत्म, अब कुछ नहीं होगा, अब सब लोग पढ़ना लिखना छोड़ दो, ये वो वाला नहीं। एक्सप्लेन किया गया, ओके। ब्लैक डेथ से रिलेटेड चीजें को इंफॉर्मेशन दिया गया। एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस का मतलब क्या होता है? वो पैसेज जिसके बारे में कोई चीज इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके। इंफॉर्मेशन दिया गया है। और दूसरा बता ही दिया, ओरिजिन की बात, यहाँ आप लोग रॉन्ग कर दिए हो। और व्हाट डज द पैसेज, ब्लैक डेथ से रिलेटेड पैसेज में कौन सी बात कही गई है ना? ये तो सेकंड लाइन में ही था। ये देखो, ये था ना, my God. देखो, इट इज द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक, ब्लैक डेथ को बोला गया, ओके। ये भी हो गया। फोर्थ वाला आ जाओ। फोर्थ वाला का तो पता ही है, टेरिटरी। और फिफ्थ वाले में क्या था वो भी हो गया। चलिए आ जाइए PQRS पे। कंटेम्पररी का मतलब एक मॉडर्न भी हो सकता है, और एक कंटेम्पररी का मतलब समकालीन भी होता है। लेकिन जनरली हम समकालीन, द कंटेम्पररी सोसाइटीज, उस समय का सोसाइटीज। कार्तिक, कहीं से भी ना ब्लैक डेथ का क्या लोगों पे प्रभाव पड़ा उस पे नहीं बेस्ड है। बस 2 लाइन में बोल दिया है कि ब्लैक डेथ के वजह से ना इतने लोग मारे गए, बस 3 लाइन में बता दिया है। बट पूरे पैसेज मेनली ओरिजिन पे बेस्ड है, ठीक है, कहां से आया। आज मेरे को पूरा PQRS करेक्ट चाहिए। इम्पैक्ट गुड और बैड दोनों हो सकते हैं। हिस्ट्री में तो सब आ जाएगा, बट पूरे पैसेज में ना ओरिजिन की बात की है कि आखिर पूरे पैसेज में ना सब एकदम परेशान है कि आखिर ये ब्लैक डेथ आया कहां से, इसका स्रोत क्या है। बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि मैम ए करिए, द स्पार्कलिंग स्ट्रक्चर्स आर सो प्योर। देखो, पहले तो मैं अपने ऑप्शंस को छाटूंगी, ठीक है। मैं पहले अपने ऑप्शंस को छाटूंगी। कौन सा हटाऊं? दिस मिस्टीरियस स्पॉट। दिस स्पॉट मतलब यह स्पॉट, यह जगह, यह रहस्यमय जगह। यह जगह मतलब कौन सा जगह? किसी जगह की बात पहले करोगे ना, तो सी तो पहले होगा ही नहीं, ठीक है। सी तो पहले होगा नहीं, किसी जगह की बात हो रही है, ओके। तो अब देख लो, द केव। और दूसरी बात है, यहाँ पे ना बात हो रही है फिटिंगली नोन एज द क्वेवा डी लॉस क्रिस्टल्स, द केव ऑफ क्रिस्टल्स। ये बात हो रही है द केव। कौन सा इस केव का नाम था द केव ऑफ क्रिस्टल्स, और यहाँ लिखा है द केव। द केव मतलब कौन सा केव? ये केव ऑफ क्रिस्टल्स वाला केव, इसके बारे में द केव कहा गया। इसका मतलब है कि ए के बाद ही डी होगा, ठीक है। ए के बाद ही डी होगा, पहले इसकी बात करेंगे। मतलब ये नहीं बोल रही हूं कि ए के तुरंत बाद डी होगा, मतलब ए के बाद ही डी आना चाहिए, बट यहाँ डी के बाद ही है, तो ये भी तो हट गया ना, ये भी तो हट गया। अब बोलेंगे कि मैम बी, द स्ट्रक्चर्स आर सो प्योर।
वहां के जो स्ट्रक्चर्स इतने प्योर है कि साइंटिस्ट आर अनेबल टू डेट देम। डेट करना, अच्छा डेट मतलब वो मत समझ लेना ओके कि किसी के साथ जाके रेस्टोरेंट में डेटिंग कर रहे हो। डेट देम का मतलब होता है पता लगाना कि कब से शुरू हुआ था। अभी मैंने बताया ना डेट बैक, डेट बैक मतलब उसका डेट पता लगा, मतलब कब से वो शुरुआत हुआ था उस सेंस में। तो ये भी नहीं होगा ना कौन से स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, कहाँ के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा देखो, फिटिंगली नोन एज द क्वेवर डे लॉस क्रिस्टल्स और द केव ऑफ क्रिस्टल्स द एन्चेंटिंग केवेन। केवेन का मतलब है केव, ये एक जगह की बात हो रही है, ठीक है, ये जगह का जिक्र है। और दिस जगह, ये केव वाला जगह, एक के बाद इसी हो, आई थिंक करेक्ट हुआ होगा। ओके एक डेट्स बैक, डेट्स फ्रॉम, सबका मतलब होता है किसी का ओरिजिन पता लगाना। इस स्पॉट के बारे में बता रहा है, ये जगह, ये जो केव है ना, गुफा वाला जगह, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें क्या है ना, देखो उसमें चारों दिया हुआ था, आपको अरेंज करना है। इसमें पहला वाला दिया है, ठीक है, आपको पहला वाला दे दिया है और पहला वाला से लिंक करते हुए सब पे जाना। टाइम दीजिए बट करेक्ट। आपका सब आंसर करेक्ट होगा, थोड़ा सा हड़बड़ाओगे नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ाओगे नहीं, आराम से। प्रैक्टिस करते रहिए आकांक्षा, आपको ट्रिक्स के साथ साथ मीनिंग भी पता चलते जाएगा, बस प्रैक्टिस में लगे रहिए। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको तो प्रैक्टिस के दौरान सेंस भी लगना शुरू हो जाएगा, ट्रिक्स भी कैसे लगाया जाता है वो भी पता चल रहा है। बच्चा हमारा कंफ्यूजन में है, बच्चा हमारा सी बोल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं। ओके विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, बाय एंड बाय बच्चे हमारे स्मार्ट होते जा रहे हैं। चलो बच्चा बहुत अच्छा आंसर किया है। ओके अब आपके दिमाग में जाएगा, देखो क्या, एसॉप एक पर्सन का नाम है, ठीक है, ये राइटर है, ठीक है। फेबल किसको बोलते हैं? फेबल जानवरों की कहानी जो आपको कोई सीख देती है, जैसे कछुआ और खरगोश वाली कहानी। ओके फेबल का मतलब होता है एनिमल स्टोरी, जानवरों की कहानी कोई आपको सीख देती है। तो पहला वाला देखो, एसॉप्स फेबल, एसॉप्स के द्वारा एक कहानी लिखी गई है जिसका नाम था, इस कहानी का नाम था द एंट एंड द ग्रास होपर, चींटी और ग्रास होपर की कहानी थी। इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ये जो ये कहानी हमें सिखाता है कि हार्ड वर्क और प्लानिंग का लाइफ फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है अब आपके दिमाग में जाएगा ना मैम, इन द फेबल, इन द फेबल मतलब कौन सा फेबल? एसॉप्स के फेबल में। तो आप बोलोगे कि मैम इस फेबल में हमारा ऑप्शन बी से भी शुरू हो सकता है, ओके, और द फेबल से भी जा सकता है। ये जो कहानी है एसॉप का, ये हमें सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका सी भी हो सकता है, दो ही जाएगा ना, या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है, यही दिमाग में जाएगा। और डी, डी नहीं होगा। द एंट, द एंट है वो चींटी, खास वाली चींटी। कौन वाली चींटी? ये वाली, ये चींटी जो वर्क करती है अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, तो एन एंट है, एक चींटी। एक चींटी बहुत मेहनत करती है अपना खाना विंटर में इकट्ठा करने के लिए। और द एंट, द एंट मतलब वो चींटी जो मेहनत करती है। तो अ लगा रहेगा और उसके बाद द लगा रहेगा, द किसी खास के लिए। इसका मतलब है कि बी के बाद ही डी होगा, ठीक है, बी के बाद ही डी होगा ना, ओके, हाँ बी के बाद ही डी होगा।
और यहाँ पे सी लिखा है ना, द फेबल, बी के बाद ही डी होगा, तो देख लो बी के बाद डी, इन द फेबल, तो इन द फेबल अरगासोपस बी के बाद डी, हाँ तो यही आंसर है। ठीक है, यहाँ आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो बी के बाद डी है, ओके आप बोलोगे यहाँ भी तो बी के बाद डी है, और यहाँ ना बी के बहुत दूर में डी, ये भी हट गया, और द एंड तो होगा नहीं, द एंड तो किसी खास एंड के यहाँ से शुरू नहीं हो। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि मैम सी क्यों नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मेरे को समझाने दो, पहले मेरे को समझाने दो। पहले हम क्या करेंगे ना, देखो लास्ट वाला ऑप्शन ए है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन ये है और इसमें ए बीच में दिया हुआ है, पहले हम समझाएंगे और लास्ट में हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। एक कहानी पूरा बता रहे, कहानी है एक ग्रास हॉपर और एक चींटी की, चींटी ये चीज इकट्ठा करती है, ये वो लास्ट में बताएंगे ना, बाय लर्निंग फ्रॉम द फेबल, इस कहानी से हमें ये चीज मिलते हैं और हमें ये सीख मिलती है, द इम्पोर्टेंस हो, तो लास्ट वाला ए हो, ओके लास्ट वाला ए होगा। अब बोलोगे कि बी के बाद भी तो डी है, बी के बाद डी, बस उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ भी बी के बाद डी और यहाँ भी बी के बाद डी, और यहाँ सी ए बाद में और यहाँ शुरू में। पहले तो कहानी वानी बता दोगे ना, फिर बताओगे कि ये चीज हमें ये चीज सिखाता है, लास्ट वाला है। इसमें पहला नहीं दिया है, सीधा ए बी सी डी है। पहले हमें स्टोरी टीचर सुनाते हैं ना, फिर बताते हैं चलो बताओ क्या सीखा इस स्टोरी से, पहले ही थोड़ी सीख लेंगे हम। आराम से, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, नहीं कंफ्यूज उतना भी नहीं है। लेफ्ट टू स्टार्व का मतलब है एकदम भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, भूखे मरने के लिए छोड़ देना, मदद नहीं करना। देखो भाई डी तो पहले हटा देते हैं ना, डी पहले हटा देते हैं, देयरफॉर, इसलिए वन शुड थ्रो अवे ऑल द क्रचेस टू बूस्ट हिज सेल्फ एस्टीम, ओके थ्रो अवे, दूसरे का सहारा नहीं लेना है, ओके क्रच बैसाखी वगैरह दूसरे का नहीं लेना है, ओके तो डी तो पहला नहीं होगा, देयरफॉर वाला तो होगा नहीं। चलो बी है, सी है, ए है, द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, काम अपना खुद करिए। मेरे को लग रहा है बी भी हो सकता है और मेरे को लग रहा है ए भी हो सकता है। अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, जो पर्सन इनिशिएटिव लेते हैं ना, अपना काम खुद करते हैं, उनके रास्ते में ना कोई भी बाधा वाधा नहीं आता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं। मेरे को ए भी लग रहा है। और सी, मैन कैन डिस्कवर इन हिमसेल्फ अ वास्ट स्टोर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ही नेवर न्यू ही हैड, मेरे को सी भी लग सकता है। देखो भाई एग्जामिनेशन हॉल में सब लग सकता है, मैन ना अपने अंदर मैन को डिस्कवर करना है कि उसके पास बहुत पावर है जो उसको पता ही नहीं था, मैन को ये चीज पता लगाना। मेरे को ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, कुछ तो करना होगा ना, एग्जामिनेशन हॉल में सब लगता है, अब कुछ तो करना है। तो चलो अब देखो बी के बाद ए और ए के बाद बी, और दूसरा ना अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब लग रहा है कि अरे बी के बाद ए होगा या ए के बाद बी होगा, सब चीज कंफ्यूजन वाला लग रहा है। ठीक है, ये सब चीज कंफ्यूजन वाला लग रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, ये देयरफॉर वाला जनरली सेंटेंस हम लास्ट में सब बातें बोल के फिर लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं, मतलब ये देयरफॉर वाला जो सेंटेंस है ना बीच में तो आएगा, लास्ट में ही आए, लास्ट में ही आए। ABDC कहां से है? देखो पहले बी में बोला है, दूसरे से एक्सपेक्ट करने से ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना है,
आप इनिशिएटिव ले, एक व्यक्ति जो अपना खुद इनिशिएटिव लेता है ना, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है। अगर अपने से काम करते हो तो आपके पास, आप अपने पैरों पे खड़ा रहते हो। मैन कैन डिस्कवर, मैन के पास बहुत पोटेंशियल है, इसलिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना है। लास्ट वाला डी हो, डी। तो जब भी बहुत उलझने लगे ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे लग रहा है सब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्या करें। ये मुझे लग रहा है ना, बी के बाद ए भी हो सकता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े रहोगे ना, तो बहुत सारे बाधाओं से जीत प्राप्त हो जाएगी। और दूसरे में हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें ए भी लग रहा है और मैं उल्टा करूं, बी ए भी लग रहा है, सब लग रहा है, ए बी ए सब लग रहा है, तो लास्ट वाला भी देख लेना। ओके, दूसरे से हाँ एक्सपेक्ट नहीं करना है। फियर्स का दो मतलब होता है। एक फियर्स का मतलब होता है बहुत हिंसक, वायलेंट, और एक फियर्स का मतलब होता है ना वेरी स्ट्रॉन्ग, फियर्स कंपटीशन। एक दूसरे पे डिपेंड है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1 मंथ पहले देखो, मेरा बहुत सारा होता है ना कि हम टीचर्स हैं, हम लोग सब चीज का ध्यान नहीं रख सकते। ओके, और घर पे भी ना मैं बहुत सारा चीज का मतलब मैं अपने एनर्जी सही जगह पे लगाना चाहती हूँ। तो कभी कभी कुछ होता है ना, बैंकिंग वैंकिंग का काम, सब इधर उधर पैसे ट्रांसफर वगैरह है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं ना जो मैं नहीं बॉदर, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। ओके, मैं जानबूझ का ये दिखाने की कोशिश करती हूँ ना कि नहीं नहीं मेरे को ना नहीं समझ में आ रहा है, मैं सर को बोल देती हूँ ना, ये काइंडली इधर से उधर जो भी करना होता है काइंडली इसको कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, मैं सिर्फ ना आने का दिखावा करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना वो सब में झूठ मूठ का उलझना नहीं है, मेरे को ये सब चीज पे ध्यान देना है। ओके, तो मैं अब उनको दे देती हूँ कि मेरा ये सब काम कर दीजिएगा। लेकिन एक दिन ना मेरे को कुछ काम था, तो मैंने बोला मेरा वो काम कर दीजिए। आई टोल्ड कि वो नहीं कर रहे थे। अब पता नहीं, हो सकता है भूल जा रहे हो, किसी वजह से नहीं कर रहे थे। और बार बार तो मैं बोलूंगी नहीं, मैंने बोला अरे दिस पर्सन ना, ये मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे क्या, कहीं इनको लग रहा है कि मुझे नहीं आता है, इस वजह से ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि चलो टाइम मिलेगा तो कर दूंगा उस समय। ऐसा कुछ इवल इंटेंशन नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, उठाया और वो काम अपने से कर लिया। और उनको भी लग रहा था कि शायद इसको नहीं पता है, मेरे से करवाती, इसीलिए कर लिया। तब मुझे याद आया कि नहीं करना है, अपना काम खुद करना है। ठीक है, अपना काम खुद कर लेना है, नहीं एक्सपेक्ट करना है कोई भी काम हो। कितने करोड़ रुपए कुछ नहीं है मेरे बैंक में। ओके, तो होता है कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है ना, आप किसी को बोल रहे हैं अरे कर दीजिएगा ना, कर दीजिएगा, और कोई सामने वाला नहीं कर रहा है, मतलब होता है कभी कभी केयरलेसनेस में वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इसीलिए अपना काम अपने करना है। और उसके बाद से तो फिर तो अब मैं पूछती भी नहीं, मैं अपना कर लेती। तो माई डॉटर सेज कि जब आपको पता ही था, मुझे तो लगा था कि आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए आप पापा से करवाते हो। मैंने बोला मेरे को जानकारी सब चीज की रहती है, सिर्फ मैं नाटक करती हूँ कि मुझे नहीं पता है। यस, चलो नेक्स्ट वाला। चलो ये वाला करो, बस मुझे एक याद आ गया। एक मिनट, मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ मैम? ABDC ये करिए, तो ABDC में नहीं कर सकती ना? ठीक है, AB में चलो कोई भी पहले आ जाएगा, लेकिन मेरे को लास्ट वाला, therefore we should throw away all the crutches to boost his self esteem। अच्छा नहीं, देखो थोड़ा सा आप लोग जो बोल रहे हो ना, थोड़ा सा ये वाला नहीं होगा। देखो, मैन कैन डिस्कवर, मैन अपने अंदर ये डिस्कवर कर सकता है,
Therefore one should throw all the crutches to boost. देखो ये ना मैन के लिए लगा है, his self esteem. अब आप बोलोगे ना, अब आप बोलोगे कि मैम ये वन के साथ तो वंस होना चाहिए ना, तो जब भी ये सब आ जाता है ना, यहाँ बहुत ज्यादा ग्रामर मत देखिए, पेपर सेटर ना बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं देखते, ये जो हिज लगा है ना, मान के चलो ये जो हिज लगा है, therefore he should throw away a person A. अब पर्सन के लिए भी लगा है, अगर पर्सन के लिए भी लगा है तो ए के तुरंत बाद डी आना चाहिए. ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक है, हम लोग का करेक्ट है. ओके, यही वाला है, यही वाला. वो कंफ्यूज कर रहा है मेरे को. ओके, और मैं हो रही हूं. बी से, सारा ऑप्शन बी से. बी से तो होगा पक्का. वेल्स, रेडवुड ट्रीज एंड एलिफेंट्स आर ऑल वेरी बिग. ये जो वेल मछली होते हैं, रेडवुड ट्रीज होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी बिग, बट दे आर नॉट द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट बाय एकरेज. टाइम ले लो, बी से तो पक्का है, होगा ही. एकरेज का मतलब है एकड़ के अनुसार, बाय लैंड, लैंड के अनुसार. एकड़ लैंड को मेजर करते हैं ना. बी तो पक्का है, होगा. अब मेरे को क्या क्या दिख रहा है, मेरे को दो ऑप्शन में बी के बाद सी दिख रहा है. यहाँ भी बी के, मैं अपना दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगी. यहाँ भी बी के बाद सी दिख रहा है, बट यहाँ भी मेरे को बी के बाद ए दिख रहा है, बी के बाद ए दिख रहा है. तो अब मुझे बताना है कि आखिर है क्या. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ठीक है, वेल मछली एलिफेंट्स बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे हमारे प्लानिट का सबसे बड़े. तो ये जो टाइटल, हाँ सी होगा. पहले तो बी के बाद पक्का है कि ए होगा, बी के बाद पक्का है ए होगा. दैट टाइटल, ये टाइटल मतलब सबसे लार्जेस्ट होने वाला टाइटल. व्हेन लुकिंग एट द शेयर साइज, द पैंडो ट्री कॉलोनी होल्ड्स द टाइटल ऑफ द लार्जेस्ट. ऐसा नहीं है कि यही सबसे बड़े हैं. ओके, सबसे लार्जेस्ट ये है, लार्जेस्ट और लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो बी के बाद ही ए होगा, बी के बाद सी नहीं होगा. ओके, बी के बाद सी नहीं होगा, बी के बाद सी नहीं होगा, बी के बाद ही ए होगा. दैट टाइटल, सबसे बड़े होने का टाइटल, व्हेन लुकिंग एट द शेयर साइज द पैंडो ट्री कॉलोनी होल्ड, ये हो रहा. अब देखो, अब क्या है, हाँ दिया गया है. एंड ऑल्सो नोन एज द ह्यूमोंगस फंगस. ह्यूमोंगस फंगस किसको बोला है? ये जो आर्मिलेरिया स्टोई है ना, मशरूम, ये जो मशरूम है, इसका नाम ये भी दिया गया है. तो ए के तुरंत बाद डी होगा ना, ए के तुरंत बाद डी होगा. बी सी डी है, कहाँ कर रहे हो? हाँ, अब यहाँ देखो, यही आंसर है. देखो ये जो ऑल्सो नोन एज, इसको ये नाम भी दिया गया है. कौन से फंगस को? ये वाले फंगस को. ह्यूमोंगस का बहुत बड़ा है, इसलिए इसको ह्यूमोंगस का नाम भी दिया गया. लास्ट में बताया, ये ह्यूमोंगस फंगस को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इतना इसका ये सब यूज हुआ है. तो थर्ड होगा. बी ए सी डी नहीं होगा. सी कहां से आ जाएगा? पहले तो बोलेंगे ना ऑल्सो नोन एज. ऑल्सो नोन किसको बोला गया है? ये वाले फंगस जो है ना, ये फंगस नहीं, ये मशरूम है, ये मशरूम को ये नाम भी दिया गया है, दिस मशरूम को. तो ए के तुरंत बाद डी आएगा, और साइंटिस्ट ने इसको जो डिस्कवर किया है, लास्ट वाला सी हो. कहां से गलत हो जाएगा ये?
इसमें भी पहला दिया है। कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में एक बार में जो आंसर दिखता है फटाक से कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेक करना है, हड़बड़ाना नहीं है। हेल्दी डाइट इज असेंशियल। हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं खाना है जिम वाले हमारे बच्चे। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए। चलो बताओ। ये एग्जाम में आ गया है। ओके, तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। जब मैं हाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगी ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा, अरे ये हेल्दी डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो मेरे को लगेगा ना ये होगा। हेल्दी डाइट इंक्लूड्स, हेल्दी डाइट में शामिल होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। तो मेरे को ए भी लगेगा, और मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में ये भी लगेगा, अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प यू। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हेल्दी डाइट ना आपको हेल्दी रखेगा, आपका वेट वगैरह वो सब। तो मेरे को सी भी लगेगा। मेरे को ए और सी में से ही कुछ लगेगा, मेरे को डी नहीं लगेगा। डी नहीं लगेगा, ए और सी में से ही कुछ लगेगा। तो ए और सी में से लगेगा। अब देख लो कि क्या है। मेरे को सी, ए डी है। अब मेरे को थोड़ा सा क्या दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ए और डी साथ में, और यहाँ डी और ए। तो देखना होगा। एक लिंक तो मिल रहा है कि आखिर ये दिस लगा किसके लिए। दिस इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। ये बताओ कि ये दिस किसके लिए लगा है, क्या लग रहा है। दिस इंक्लूड, इसमें शामिल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, अनाज, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। ये आखिर दिस किसके लिए लगा है। क्या लग रहा है। थोड़ा सा टाइम लीजिए। एक मिनट। हाँ, देखो दो ऑप्शन मेरे सी से दिख रहा है, लेकिन यहाँ ए के बाद डी है। अल्टीमेटली ना आंसर करेक्ट आ रहा है। ये देखो ये बता रहे हैं ना कि ये बोल रहे हैं, ये जो दिस ना बैलेंस डाइट के लिए लगा है। ये बोल रहे हैं कि हेल्दी डाइट तो बहुत जरूरी है। बता रही हूँ, आंसर इसी से शुरू होगा। हेल्दी डाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर इसका रीजन बता रहे हैं कि हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है। ठीक है, सी में बताया जा रहा है कि हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है। तो यहाँ जो बोला गया है ना, उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है सी में। ठीक है, सी में इलेबोरेट किया गया है। तो ये तो ए तो हट गया। ठीक है, अब सी में मुझे क्या दिख रहा है, एक जगह ए है और एक जगह डी है। तो ये जो लिखा है ना इसमें दिस इंक्लूड्स, ये बोल रहे हैं बैलेंस डाइट बड़ा जरूरी है। ओके, हमें खाना में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए इसका मतलब है खाने में सब्जी, फ्रूट्स और अनाज, प्रोटीन सब होना चाहिए। तो ये दिस इंक्लूड ना, ठीक है, ये दिस इंक्लूड हेल्दी डाइट के लिए लगा ही नहीं। ये दिस इंक्लूड ए तो हमने हटा दिया, हेल्दी डाइट के लिए लगा नहीं, ये बैलेंस डाइट के लिए लगा। इसका मतलब है कि डी के बाद ही ए हो, ये हो। ओके, हमारा ऑप्शन सी से ही शुरू होगा। ओके, सी से ही शुरू होगा। हेल्दी डाइट क्यों जरूरी है, आपके बॉडी का सब चीज ठीक ठाक रखता है। ठीक है, सब चीज ठीक ठाक रहता है, और ये देखने के लिए ना कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बॉडी में, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बैलेंस डाइट खाइए। बैलेंस डाइट खाइए, और बैलेंस डाइट में क्या क्या खाना है, फ्रूट्स वगैरह सब खाना है। फ्रूट्स वगैरह तो सब खाना है, बट कोशिश करो ना, देखो मना नहीं किया है, कितना अच्छा है। फ्रूट्स वगैरह तो खाना है, एडिशनली इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना थोड़ा
प्रोसेस फूड का लिमिट कर दीजिए। इसने मना नहीं किया है कि मोमोज मत खाओ, बोला है खा लो कभी कभी, लिमिट, शुगर ड्रिंक्स एंड ऑल ये सब लिमिट कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में बोला है कि और दूसरा देखो, इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बी के तुरंत बाद ई आना चाहिए। खैर यहां भी बी के बाद ई आया ही है। ओके, टाइम हो जाता है ये सब करवाते करवाते। तो वो कैब क्या करेंगे, वो कैब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, वैसे तो वो कैब लाई थी मैं, वो कैब तो लेके आई थी, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ओके, बहुत सारा प्रीवियस पेपर को मैंने डाल दिया है। ओके, इस वो कैब में मैंने क्या किया है ना, पूरा बहुत सारा प्रीवियस पिछले वाला सब ऐड कर दिया है, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे तब। ओके, डिमांड कैनी रैंडम बहुत सारा है, प्रीवियस पेपर है। ओके नहीं नहीं, आप स्पीड में मत करिए, ठीक है, स्पीड में मत करिए, आप आराम से धीरे धीरे करिए। बाकी बच्चे अगर, मतलब बाकी छोड़ो, सबकी हालत वही है, किसी का अगर 2 सेकेंड 2 मिनट लग रहा है ना, आप 5 मिनट लो, लेकिन करेक्ट करो। ये 2 सेकेंड वाला ना खुश है, 2 सेकेंड नहीं 2 मिनट वाला खुश है कि मैंने तो 2 मिनट में कर लिया, इसका आंसर रॉन्ग है, बट आपने 5 मिनट में किया, बट आपका आंसर करेक्ट भी तो होना चाहिए। और जब बच्चे मुझसे सीपीओ वाले, जिसका भी मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं ना, मैम पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इसका क्रेडिट तो सारा आपको देंगे, मेरे को देने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाया। मैम एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैम मेरा पैसेज पीक्यूआरएस में ना बस एक ही रॉन्ग हुआ था पूरे पेपर में, तो मेरे को ये अचीवमेंट बहुत बड़ा लगता है। ये ग्रामर वो कैप तो बच्चा कर ही लेता है, लेकिन अगर बच्चा बोलता है ना मेरा पैसेज पीक्यूआरएस में इतना मेरे एक ही रॉन्ग हुआ था या पूरा करेक्ट हुआ था ना, तो बड़ा मुझे रिस्पेक्ट हो जाता है उस बच्चे के लिए कि कितना इसने मेहनत किया हो, मन मार मार के ही मेहनत किया होगा। टाइम लग जाएगा बट करेक्ट करना, करेक्ट करना। टाइम लो बट सही करो, कोई रेस थोड़ी है कि पहले जीत जाना है। टुडे ऑल करेक्ट, साबिर अहमद सेज कि मैम टुडे ऑल करेक्ट, तो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। कल आपका वो है डाउट सेशन है, कल आपका डाउट सेशन है, कोई भी डाउट्स वगैरह है लेके आ सकते हो। कल का डाउट सेशन थोड़ा सा ना जल्दी खत्म करना है, मे बी कोई 1-2 स्टूडेंट आ जाए मिलने के लिए, आज बहुत गलती हुई है।